तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी? किसी भी आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र पाया जाता है और उस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर यदि आप एक कूलम आवेश रखते हैं या एकांक धनावेश रखते हैं या यूनिट चार्ज रखते हैं, तो उस यूनिट चार्ज पर या एक कूलम आवेश पर इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उस फोर्स को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसको हम व्यक्त करते हैं E से। इसको E से डिनोट किया जाता है। E का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हम यहाँ पर कोई Q चार्ज रखते हैं और उस पर फोर्स F लगता है तो यूनिट चार्ज पर कितना लगेगा? F अपॉन Q। उस यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही E कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर F अपॉन Q, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब हमें पढ़ना है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसमें अगर अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है Q, और इस बिंदु आवेश Q का एक विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हमें यह बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी या E की वैल्यू क्या होगी। तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं जो इससे R दूरी पर स्थित है। अब इस R दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है कि क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो इसके लिए हम इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश Q नॉट, यहाँ ये Q नॉट है परीक्षण आवेश, यानी हमने एक यहाँ चार्ज रखा है। इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र इसका है, इससे R दूरी पर स्थित बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नॉट। तो अगर हम मान लेते हैं कि Q नॉट आवेश पर बल बराबर F, फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू F। तो एकांक धनावेश पर बल या यूनिट चार्ज पर फोर्स वो होगा F अपॉन Q नॉट। और अभी हमने पढ़ा कि एकांक धनावेश पर जो बल लगता है उसी को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ E बराबर क्या होगा? F अपॉन Q नॉट। इसको हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब अगर यहाँ पर दो चार्ज दिख रहे हैं हमें, एक है कैपिटल Q और एक है टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश Q नॉट, दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। तो यहाँ Q नॉट आवेश पर जो बल लग रहा है F, वह कितना होगा? तो कूलम के अनुसार यह होगा F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कौन है? कैपिटल Q। और Q2 कौन है? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 2 से F का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास में E का फॉर्मूला बनेगा। E बराबर F की जगह F की वैल्यू रख देंगे के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और साथ में यहाँ बट्टा में कौन बैठा है? Q नॉट। तो यहाँ क्या लिख देंगे? Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो E का फॉर्मूला बनेगा
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई का फॉर्मूला हो गया एक पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग थी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, इस हेडिंग में एक बिंदु आवेश Q लिया, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ एक परीक्षण आवेश Q0 रखा और इस Q0 आवेश पर बल लगा F, तो एकांक धनावेश पर लगेगा F अपॉन Q0। तो E बराबर हो जाएगा F अपॉन Q0। फिर F का फॉर्मूला, इन दोनों के बीच लगने वाला बल Q0 अपॉन आर स्क्वायर। F का मान यहाँ रखा, Q0 से Q0 कैंसिल, E बराबर बच गया KQ अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इसको सिंपल वे में समझें तो इस Q0 पर बल कितना लग रहा है, Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये इस Q0 पर लगने वाला बल है। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ Q0 की जगह 1 कूलाम होता तो उस 1 कूलाम पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता। तो अगर मैं Q0 की जगह 1 रख दूं तो बल कितना बचेगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर। और वह बल जो KQ अपॉन आर स्क्वायर बचेगा वही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक प्रकार का फोर्स है यूनिट चार्ज पर लगने वाला, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। और फोर्स वेक्टर है तो E भी वेक्टर होगा। वेक्टर होगा तो हम इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सदिश राशियां जो होती है उनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया इसका परिमाण यानी इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, सदिश रूप में लिखने के लिए हम सदिश रूप में या वेक्टर फॉर्म में इसको लिखने के लिए E वेक्टर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो गया, तो इसके साथ हमें लिखनी है दिशा। अब कोई भी सदिश है उसकी दिशा I कैप, J कैप, K कैप या कुछ भी हो सकती है, I कैप प्लस J कैप, I कैप माइनस J कैप, तो कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ लिख देंगे R कैप। अब ये R कैप क्या है, ये है दिशा। ये हो गया परिमाण, ये दिशा, तो ये हो गया इसका सदिश रूप। E वेक्टर बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। सदिश रूप में है तो इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। जैसे हमने पढ़ा है कि एक प्लस चार्ज होता है, उससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, यानी उसका E उससे दूर होता है, यानी वो उसकी डायरेक्शन को बता रहे हम। माइनस चार्ज होता तो E उसकी ओर होता है, क्योंकि बल रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स अंदर की ओर आती है, विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है, तो E अंदर की ओर दिशा को व्यक्त करता है, यानी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होती है E की। तो उस डायरेक्शन को लिखने के लिए हमने R कैप लिख दिया। R कैप का मतलब I कैप, J कैप, K कैप कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो ये फर्स्ट हेडिंग आज की हो गई। ये हो गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे वो है किसी भी वस्तु को आवेशित करना, कैसे आवेशित किया जा सकता है, यानी आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। कैसे किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, यानी आवेशित किया जा सकता है। तो ये नेक्स्ट हेडिंग है आवेशन की विधियां। तो इसमें 3 प्रकार की विधियां हैं, यानी 3 प्रकार से हम एक वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, यानी उसको आवेश दे सकते हैं। तो सबसे मुख्य बात तो हमने पहली क्लास में पढ़ी थी कि किसी भी वस्तु पर आवेश कब होगा, यानी चार्ज कब होगा उस पर, तो या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। दोनों कंडीशन में वह वस्तु आवेशित हो सकती है। यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम कहेंगे कि वह पॉजिटिव चार्ज की वस्तु है। यदि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु नेगेटिव चार्ज की है।
तो कैसे एक वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, उसकी 3 मेथड है। सबसे पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, बाय द फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। तो जब कोई दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ घर्षण करवाया जाता है, तब वहाँ एक प्रकार की हीट की एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप अपने ऐसे दोनों हाथों को यदि घर्षण करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो जब दो वस्तुओं को रब किया जाता है तो एक हीट एनर्जी यानी घर्षण से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब वो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वह उस पदार्थ को मिलती है। और पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। परमाणु में कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वह ऊर्जा परमाणु तक पहुंचती है, यानी पदार्थ तक पहुंचती है। तो उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देने से सेटिस्फाई होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से सेटिस्फाई होता है वो ग्रहण कर लेगा। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जिनका अष्टक पूर्ण हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन लेने से वो ले लेते हैं, जिनका देने से हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो हम कोई ऐसी दो वस्तुओं में आपस में घर्षण करें या ऐसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें जिनमें एक इलेक्ट्रॉन देना चाहती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है, तो जैसे उनके बीच जो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को ग्रहण करके जिसको इलेक्ट्रॉन देना है वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके वहां से निकल करके दूसरी वस्तु में चला जाएगा। तो इससे एक वस्तु पर तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी वह हो गई प्लस चार्ज की, और दूसरी वस्तु पर क्या आ गया? अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो वह हो गई माइनस चार्ज की। इस प्रकार अपने पास दो वस्तुएं थी, मान लेते हैं ए और बी, और इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं था। इन दोनों के बीच घर्षण किया गया, तो घर्षण के पश्चात ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया बी को, तो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया जिससे ए पर क्या आया? प्लस चार्ज, और बी पर क्या गया? माइनस चार्ज। तो घर्षण के बाद ए और बी, फ्रिक्शन के बाद ए और बी दोनों पर चार्ज आ गया। इसका मतलब हमने क्या कर लिया? देखो, घर्षण द्वारा दोनों वस्तुओं को आवेशित कर दिया। तो ये किसी भी वस्तु को आवेशित करने का पहला मेथड हो गया जिसका नाम है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। नंबर 2 पॉइंट इसका है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन। अब इसमें क्या होता है? यदि आपके पास एक वस्तु जिसके पास पहले से चार्ज है और दूसरी वस्तु न्यूट्रल है या उदासीन है, इस आवेशित वस्तु को यदि आप उदासीन वस्तु के संपर्क में लाते हैं, यानी इसको इसके टच करवाते हैं ए को बी के, तो ए का कुछ आवेश बी के पास चला जाएगा। ए का कुछ आवेश बी के पास चला जाएगा, तो यहाँ हमने क्या कर लिया? संपर्क द्वारा इनको स्पर्श करवाया, और स्पर्श से चार्ज थोड़ा थोड़ा बंट गया। ये क्यों बट गया? देखो, यहाँ प्लस क्यों है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे ही बी के संपर्क में आया तो जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसीलिए यहाँ प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। तो हम जैसे ही इसको संपर्क में ले गए तो इसने क्या किया? कुछ इलेक्ट्रॉन बी से खींच लिए, क्योंकि इसको आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन की, तो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन बी से खींच लिए। तो जैसे ही मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, अगर हम इनको संपर्क में लाते हैं तो बी से जैसे यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो ये प्लस गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है,
और वो इलेक्ट्रॉन बी ने दे दिया, तो यहाँ से प्लस गायब, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उधर चला गया, तो ये प्लस यहाँ बन गया। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और अगर इधर गया तो यहाँ से भी प्लस गायब, लेकिन वो प्लस इधर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे प्लस शिफ्ट होने लग गया, यानी कुछ प्लस उधर चला गया, तो संपर्क में लेके आए, कुछ चार्ज उधर चला गया, कुछ चार्ज इधर रह गया। यहाँ फिर हम क्या देख रहे हैं कि बी पहले उदासीन था, लेकिन संपर्क में जब ए आया तो उसके बाद क्या हुआ, बी पर भी चार्ज आ गया, यानी बी भी आवेशित हो गया। तो यहाँ हमने बी को आवेशित किया है, तो यह आवेशन की एक विधि हो गई, एक मेथड हो गया, जिसका नाम है चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें देखो आवेश चल करके उधर गया है। हाँ, बीच में देखो पहले हम संपर्क में नहीं लाए थे, तब क्या हुआ, तब ये इलेक्ट्रॉन नहीं गए। यहाँ बीच में वायु है, और एयर जो है, वायु जो है कुचालक होती है, जहाँ आवेश गति नहीं करता, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन नहीं गया। लेकिन जैसे ही इनको संपर्क में लाए, वायु गायब। जैसे आपके कभी भी करंट आता है हाथ पे, तो ऐसे आप दूर रखते हैं हाथ, प्लेट से आप दूर रखो हाथ, तब तक करंट नहीं आएगा। आप जैसे पिन के टच करेंगे तब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वायु कुचालक है, उसमें से आवेश नहीं आ सकता। वैसे ही आपने ए को टच किया तो आवेश गति कर गया। तो ये हो गया चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको स्पर्श द्वारा या कांटेक्ट द्वारा आवेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक वस्तु को, आवेशित वस्तु को दूसरी उदासीन वस्तु से स्पर्श करवाना पड़ता है। इसमें आपके पास आवेशित वस्तु जिस प्रकृति की है, जिस नेचर की है, आप दूसरी वस्तु को वही आवेश दे सकते हैं। यानी ए यदि प्लस का है तो बी को प्लस ही दिया जा सकता है, ए यदि माइनस का होता तो बी को माइनस मिलता। यानी यहाँ समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। अगर आपके पास पहले से प्लस है और आपको माइनस चाहिए तो इससे पॉसिबल नहीं है, चालन द्वारा आवेशन से ऐसा नहीं किया जा सकता। अब तीसरी विधि जो है, पहली हो गई घर्षण द्वारा, दूसरी हो गई चालन द्वारा, तीसरी है प्रेरण द्वारा, चार्जिंग बाय द इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तु को संपर्क में नहीं लाया जाता है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु से स्पर्श नहीं करवाया जाता है, केवल उसके पास लाके रखा जाता है। जैसे आपके पास यदि कोई वस्तु ए जो कि आवेशित है, इसके समीप हम दूसरी वस्तु बी को लेकर के आए जो कि उदासीन है, यानी बी पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, इस विधि का नाम है प्रेरण द्वारा। यानी ए केवल पास आकर के इसको प्रेरणा दे रहा है कि तू भी आवेशित हो जा। तो पास आने से क्या होगा, इस ए पर ये सारा जो प्लस है, उस प्लस का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और प्लस खुद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जहां कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद माइनस का होता है, तो प्लस क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उस कमी को पूरा करेगा। तो बी एक पदार्थ है जो हम इसके पास लेके आए हैं। पदार्थ है तो वह परमाणुओं से मिलकर बना है, और परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये सारा प्लस क्या करेगा, इस पदार्थ के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना शुरू करेगा, लेकिन वह इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के रुक जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है, वायु। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ सकते हैं, इससे आगे नहीं चल सकते। तो बी के इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए। जैसे मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन रवाना हुए और यहाँ आकर के बैठ गए, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर उठ कर के आए हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ चार्ज कौन सा बनेगा, प्लस। तो अब ये जो बी है अपने पास में, इस बी पर दोनों प्रकार के चार्ज हो गए,
पहले कुछ नहीं था, ये उदासीन थी वस्तु, न्यूट्रल थी। लेकिन जब हम इसको किसी आवेशित वस्तु के पास लेके आए तो देखो ये यदि प्लस है तो इसके जस्ट पास वाला बना माइनस और इधर वाला बनेगा प्लस। ये यदि माइनस होता तो यहाँ बनता प्लस और इधर बनता माइनस। इस प्रेरण द्वारा आवेशन में प्लस के पास माइनस क्यों बना? क्योंकि प्लस ने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ सारा क्या आ गया? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर कमी हो गई तो इधर क्या बन गया? प्लस। अगर ये माइनस होता तो ये माइनस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं है, वो तो धक्का देगा, माइनस को प्रतिकर्षित करता है। अगर ये माइनस होता तो ये इधर के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन इधर आते, तो इधर आता माइनस और इधर आता प्लस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेरण द्वारा आवेशन में जो प्लस है उसके सामने बनेगा माइनस और माइनस के उधर वापस प्लस। इधर माइनस है तो प्लस और माइनस। अब इस वस्तु को यदि हम एक सिरे को भू संपर्कित कर दे, यानी अर्थिंग कर दे, इसको अर्थ से जोड़ दें, यहाँ से एक वायर लिया हमने और अर्थ से जोड़ दिया, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया, तो पृथ्वी किसी भी प्रकार के आवेश को ग्रहण कर सकती है, कोई भी चार्ज हो। अगर आपने प्लस को पृथ्वी से जोड़ा तो पृथ्वी सारा प्लस ले जाएगी, यदि आप माइनस से जोड़ोगे तो पृथ्वी सारा माइनस ले जाएगी, क्योंकि पृथ्वी के पास इलेक्ट्रॉन लेने की भी कैपेसिटी है और इलेक्ट्रॉन देने की भी कैपेसिटी है। उसमें कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और ऐसे तत्व भी हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और ऐसे भी है जो देना चाहते हैं। तो यहाँ जैसे ही हमने प्लस को पृथ्वी से जोड़ा तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, तो पृथ्वी क्या करेगी? उस डिमांड को पूरा कर देगी, यानी प्लस को गायब कर देगी। वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ से प्लस गायब, दूसरा दिया फिर प्लस गायब, तीसरा दिया प्लस गायब, धीरे धीरे पूरी प्लेट इधर से उदासीन हो जाएगी। मतलब हम ये कहेंगे कि पृथ्वी सारा प्लस ले गई। वास्तव में उसने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकर कुछ नहीं गई, लेकिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम ये कहते हैं कि पृथ्वी ने प्लस चार्ज ग्रहण कर लिया। तो अगर हम इस प्लस साइड को अर्थिंग कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, तो सारा प्लस पृथ्वी ले जाएगी। तो इस बी पर क्या बचा? केवल, अब अर्थिंग हटा दो तो बी पर केवल क्या बचा? माइनस चार्ज। तो बी शुरुआत में क्या था? उदासीन। अब क्या बचा है लास्ट में? माइनस चार्ज, यानी बी आवेशित हो गया। तो ये हो गई आवेशन की एक विधि जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ हम बी को चाहते तो प्लस की भी रख सकते थे। आप यदि इस प्लस को पृथ्वी को ना देवें और इधर वाले साइड को भू संपर्कित कर दो तो पृथ्वी सारा माइनस ले जाएगी, बी के पास क्या बचेगा? प्लस। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें मुख्य वस्तु आपके पास जिस भी प्रकृति की है, जैसे ए प्लस का है, तो आपके जो सामने वस्तु आएगी आप उसको चाहे तो माइनस भी रख सकते हैं, चाहे तो प्लस भी रख सकते हैं। आपने जो चालन द्वारा आवेशन पढ़ा था इससे जस्ट पहले, तो उसमें क्या था कि यदि आपके पास ए प्लस का है तो बी भी प्लस ही प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संपर्क में लाना है, संपर्क में लाएंगे तो जो इसके पास है वो इसको मिलेगा। वहाँ ऐसी छूट नहीं थी कि आपके पास प्लस है तो सामने वाले को माइनस दिया जा सकता है, वहाँ प्लस है तो प्लस ही। लेकिन यहाँ क्या है, देखो प्रेरण द्वारा आवेशन में यदि आपके पास प्लस है तो आप चाहें तो पृथ्वी, ये सामने वाली भी वस्तु बी को माइनस की भी रख सकते हैं, प्लस की भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप भू संपर्कित किसको कर रहे हैं। इसको करेंगे तो इस पर माइनस रह जाएगा, माइनस को करेंगे तो प्लस रह जाएगा। तो इस प्रकार ये तीन विधियां हो गई आवेशन की। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब भी कोई दो ऐसे आवेश जिनके परिमाण समान हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, यानी एक क्यू तो दूसरा भी क्यू, लेकिन प्रकृति विपरीत हो, नेचर अपोजिट हो,
यानी एक प्लस तो दूसरा माइनस। तो ऐसे यदि कोई दो चार्ज जिनके परिमाण समान और प्रकृति भिन्न भिन्न हो, यदि ये बहुत पास पास मौजूद हो, तो इस युग्म को, इस जोड़े को, इसी को ही कहते हैं विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे कि जब इक्वल मैग्नीट्यूड यानी समान परिमाण या अपोजिट नेचर यानी विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अति निकट मौजूद है तो उसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति में कई प्रकार के विद्युत द्विध्रुव पाए जाते हैं, जैसे NaCl। तो NaCl यानी नमक, तो वह भी एक विद्युत द्विध्रुव है। क्यों है विद्युत द्विध्रुव? देखो, यदि यह बंध टूटता है तो बंध टूटने पर Na पर आता है प्लस और Cl पर आता है माइनस। एक बंध में जो इनके बीच बंध बना हुआ है, उस बंध में आपने पढ़ा हुआ है दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक कौन लाया था, एक Na लाया था, दूसरा Cl लाया था। लेकिन जब बंध टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाता है। तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि बंध में उसने एक ही लगाया था और ले गया दो, और Na को एक का लॉस हो गया, इसलिए इस पर आ गया प्लस। तो प्रकृति में जो NaCl का उदाहरण ले रहे हैं, यह NaCl एक द्विध्रुव के रूप में मौजूद होता है। जैसे Na का जो परमाणु है और Cl का जो परमाणु है, इसमें Na हमेशा यह चाहता है कि इसकी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाए, तो उससे उसका अष्टक कोण होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और Cl चाहता है कि इसकी बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड क्या होता है कि यह अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन इस प्रकार दोनों में राउंड करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दोनों में राउंड करते हैं, देखो ये बंद होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहेंगे। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक Na का है और एक Cl का है। Cl का साइज बड़ा होता है Na की तुलना में। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन जब Cl में आते हैं तो मैक्सिमम टाइम वो Cl में स्पेंड करते हैं, मैक्सिमम टाइम वो यहाँ व्यतीत करते हैं। और Na में जब आते हैं तो वो जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि Na चाहता ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन जो उसने बंध में दिया है वो उसके पास रहे, और Cl चाहता है कि वो उसके पास ही रहे। तो मैक्सिमम टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं तो एक तो इसका खुद का था, एक आया एक्स्ट्रा, तो ये मैक्सिमम टाइम माइनस की तरह रहता है और ये प्लस की तरह रहता है। तो इसलिए ये हो गए द्विध्रुव की तरह व्यवहार कर रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि देखो इस पर चार्ज कितना प्लस ई। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए प्लस ई, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस ई। तो दोनों पर आवेश तो बराबर है, लेकिन प्रकृति अलग अलग है, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस। तो ये NaCl क्या कहलाएगा? एक प्रकार का द्विध्रुव कहलाएगा। तो ये हो गई विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। अब विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमें आगे और ज्यादा अध्ययन करना है और स्टडी करनी है। तो इसकी सबसे पहली जो विद्युत द्विध्रुव की जो मुख्य क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी है, उसके लिए एक भौतिक राशि है जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण ये एक भौतिक राशि है जो द्विध्रुव की क्षमता को या एफिशिएंसी को व्यक्त करती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, इसको P से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। यदि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं वह द्विध्रुव ज्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसकी क्षमता ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है। तो क्या है ये द्विध्रुव आघूर्ण?
तो पहली लाइन तो हम यही लिखेंगे कि यह क्या है, द्विध्रुव की क्षमता को व्यक्त करता है, उसकी एफिशिएंसी को व्यक्त करता है। अब इसका जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वह है अपने पास में द्विध्रुव है यदि प्लस क्यू और माइनस क्यू, और एक है उनका सेंटर, और उनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2a, मतलब सेंटर से ये दूरी a, सेंटर से ये दूरी a, तो बीच की दूरी हो गई 2a। तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश इनटू दोनों के बीच की दूरी। द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, एक आवेश, हाँ इसमें देखो प्लस माइनस नहीं लेना है, मैं केवल आवेश का परिमाण लिखना है, यानी मैग्नीट्यूड इनटू बीच की दूरी। इस गुणनफल को ही कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अब इसी को ही द्विध्रुव आघूर्ण क्यों कहा, इस गुणा को ही। अब द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विध्रुव की क्षमता हो गई, क्योंकि हम द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं, जो द्विध्रुव की क्षमता है, ताकत है, शक्ति को बताता है उसकी कि यह ताकतवर है। तो इसी को ही क्यों कहा, तो इस पर भी अभी हम चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव की क्षमता, और संख्यात्मक रूप से इसका मान किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल के तुल्य होता है। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब ऐसा क्यों, Q इंटू 2a को ही द्विध्रुव आघूर्ण क्यों कहा गया, इसे ही द्विध्रुव की क्षमता क्यों कहा गया, तो इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी। देखो मान लेते हैं अपने पास में यहाँ एक प्लस चार्ज की प्लेट है, कोई प्लेट है जिस पर प्लस चार्ज है, मतलब हमने उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रखे हैं, तो उसका विद्युत क्षेत्र होगा इस दिशा में। विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होता है, प्लस से दूर, क्योंकि बल रेखाएं हमेशा प्लस से निकलती है। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स जो होती है वो प्लस से बाहर की ओर निकलती है, यानी विद्युत क्षेत्र हो गया प्लस से दूर। अगर यहाँ मैं माइनस करता तो विद्युत क्षेत्र इधर बनाते। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, आप कहीं पे भी बना सकते हैं ऐसे। अब यहाँ हम एक द्विध्रुव रखते हैं, जैसे यहाँ एक द्विध्रुव रखा मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी कुछ भी मान लो, जैसे मान लेते हैं हम इनके बीच की दूरी है a। फिर यहाँ मैंने एक द्विध्रुव रखा प्लस क्यू माइनस क्यू और बीच की दूरी कर दी 2a। फिर मैंने यहाँ एक द्विध्रुव लिया जिसमें प्लस 2q माइनस 2q और बीच की दूरी रखी 2a। देखो पहला जो द्विध्रुव है a, इसमें आवेश q और माइनस q है। दूसरी स्थिति ली हमने b, जिसमें हमने चार्ज तो उतना ही रखा लेकिन बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया। इस बार हमने क्या किया, सी में डिस्टेंस को उतना ही रखा लेकिन चार्ज डबल कर दिया, यानी एक बार हम चार्ज को इतना ही रखकर डिस्टेंस डबल कर रहे हैं, फिर अगली बार डिस्टेंस को उतना रखते ही रख करके चार्ज को डबल कर रहे हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र में, जो ये विद्युत क्षेत्र है, वहां हमने 3 अलग अलग द्विध्रुव रखे हैं ए, बी और सी। अब ए पर देखो बल लगेगा, कैसे लगेगा, ये प्लस, तो प्लस प्लस को अपने से दूर धक्का देगा, प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, तो ये माइनस को अपनी ओर खींचेगा, प्लस को उधर धक्का देगा, तो ये ऐसे घूमेगा। तो इसमें एक बल आघूर्ण यानी टॉर्क उत्पन्न होगा। टॉर्क का मतलब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बल आघूर्ण का मतलब होता है एक ऐसी भौतिक राशि होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि वस्तु को घुमा देती है। तो यहाँ ये द्विध्रुव या डाइपोल घूम रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई टॉर्क उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर भी टॉर्क लगेगा, ये प्लस को धक्का देगा, प्लस माइनस को खींचेगा।
तो ऐसा इसके साथ भी होगा, 2q पर इधर बल लगेगा और -2q पर इधर बल लगेगा। तो ये तीनों ही घूमेंगे। अब इसमें जो टॉर्क उत्पन्न होगा वह कितना होगा? टॉर्क जो होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू फोर्स के बीच की डिस्टेंस। देखो यहाँ जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो इस पर लगेगा, जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? अगर हम कहें कि यहाँ पूरे में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो सबके लिए E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E और यहाँ पर भी E, तीनों जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। और E का मतलब होता है 1 कूलाम्ब पर लगने वाला बल। तो 1 पर लगने वाला बल E है, तो Q पर कितना लगेगा? QE। इस Q पर भी QE लेकिन उल्टी दिशा में है, इसलिए माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। तो ये QE इधर, QE इधर, इस पर भी QE और QE। यहाँ देखो चार्ज कितना है? 2Q, तो फोर्स होगा 2QE और 2QE। अब तीनों पर जो टॉर्क लग रहा है वह अलग अलग होगा। क्यों होगा? देखो जब हम बात करें इस A की, तो A पर लगने वाला जो टॉर्क होगा वह होगा फोर्स इनटू बीच की दूरी। तो फोर्स यानी QE इनटू बीच की दूरी A। अगले में जो टॉर्क बराबर फोर्स यानी QE इनटू बीच की दूरी 2A। यहाँ पर टॉर्क जो होगा, फोर्स कितना है? 2QE इनटू बीच की दूरी 2A। तो टॉर्क बराबर हो गया यहाँ पर 4QE इंटू A, 4QE और A। यहाँ टॉर्क हो गया 2QE A, यहाँ टॉर्क हो गया QE और A। तो सबसे ज्यादा टॉर्क किसमें है? यहाँ 4QE A, यहाँ पर 2QE A, यहाँ QE A। यानी यहाँ घुमाने वाला बल आघूर्ण टॉर्क सबसे ज्यादा है। तो अगर इन तीनों में से आपको तीनों को पकड़ के रखना है, घूमने नहीं देना है, तो आपको ज्यादा ताकत किस में लगानी पड़ेगी? इस वाले पर, क्योंकि यहाँ टॉर्क ज्यादा है। मतलब आपने एक प्लेट रखी, तीनों को एक जैसा विद्युत क्षेत्र मिला, उसके बावजूद भी ये ज्यादा ताकत दिखा रहा है। तो ये ज्यादा ताकत दिखा रहा है, उससे कम ताकत इसके पास है, सबसे कम ताकत इसके पास है। यानी ये धीमे घूमेगा, ये थोड़ा तेज, ये थोड़ा और तेज। तो इस द्विध्रुव को सबसे ज्यादा ताकतवर किसने किया? देखो E सब में एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र E लगा, यहाँ पर भी E लगा, यहाँ पर भी E लगा। तो इसकी ताकत QEA, इसकी 2, इसकी 4। तो E तो सब में एक जैसा ही दिया हमने। तो इस ताकत को पीछे जो बचे देखो वो कौन है? Q और A, यानी Q इंटू A। यहाँ पर Q और 2A यानी Q इंटू 2A। यहाँ क्या है देखो 2Q और 2A, तो 2Q इंटू 2A। यानी ये जो लास्ट में इसकी जो ताकत बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं? आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। यानी एक द्विध्रुव को जो उसकी ताकत बनाने वाला है, उसकी क्षमता बनाने वाला है, वो कौन है? वो है आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसको हम क्या कह रहे हैं कि आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। और उसी को ही क्या कह रहे हैं कि यह द्विध्रुव की क्षमता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A। यह भी एक सदिश राशि है। अब ये जो सदिश है इसकी दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस Q से
प्लस क्यू की ओर। इस पर भी हम इसी चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे कि ये माइनस क्यू से प्लस क्यू ही क्यों होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अब अपनी हेडिंग थी विद्युत द्विध्रुव, फिर द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम पढ़ेंगे किसी भी द्विध्रुव, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू कोई द्विध्रुव है, उस द्विध्रुव की अक्ष पर यानी एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी अक्ष के किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है कि कितनी होती है। तो ये होती है इसकी अक्ष और ये होती है निरक्ष, ये एक्सिस और ये इक्वेटोरियल। तो हमें दोनों बिंदुओं पर एक बार हमें पॉइंट लेना है एक्सिस पर यानी अक्ष पर, अगली बार हमें पॉइंट लेना है इक्वेटोरियल यानी निरक्ष पर। तो फिर हमें दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम एक बार ज्ञात करेंगे अक्ष पर और दूसरी बार ज्ञात करेंगे निरक्ष पर। तो अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम चैप्टर खत्म कर देंगे, जो भी शेष टॉपिक बच गए हैं वो खत्म कर देंगे, वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। और उससे अगली एक क्लास और रखेंगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड। उस लास्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्या क्या कुछ समझा जा सकता है इस चैप्टर। देखो अगली क्लास में हम जो किताब का पोर्शन है वो कंप्लीट कर देंगे, मतलब किताब में क्या क्या अपने दिया गया है। अब थोड़ा डीपली हमें अगर कुछ और जानना है इस चैप्टर के बारे में तो उसके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे।